और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और आज हम लोग कल परसों हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वन पेयर ऑफ एलील इसका सेग्रीगेशन दूसरी पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर पहले पेयर में कैपिटल ए स्मॉल ए हो और दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कैपिटल बी और स्मॉल बी हो तो बताइए गैमीट बनने के चांसेस क्या हैं? याद है? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, या फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल बी। और मैंने कहा था जो लोग इन्हें कैपिटल ए कैपिटल बी देखेंगे वो 400। तो मैंने कहा था लोकस देखोगे आप, और आपको लोकस दिखाए गए थे और बोला गया था कैपिटल ए और ए में से कोई एक आएगा और कैपिटल बी और बी से कोई एक आएगा, तो सारे गैमीट कैसे आएंगे? एक जैसे। बंदा होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। और यहाँ से एक जैसे होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? बताओ ये गैमीट पेरेंटल है? ये गैमीट पेरेंटल है? होमोजाइगस होना पेरेंटल है, यस और नो? तो बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी गैमीट कैसा गैमीट है? पेरेंटल। स्मॉल ए स्मॉल बी पेरेंटल। कैपिटल ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट। स्मॉल ए कैपिटल बी रिकॉम्बिनेंट। तो हेटेरोजाइगस होना रिकॉम्बिनेंट है। और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कि अनइक्वल? इसकी 1/4 थी, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। कुछ लोग मुझसे बोल सकते हैं कि सर आपने ऐसे नहीं पढ़ाया था, आपने कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह पढ़ाया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर आपने पढ़ाया था कि सर इनसे जो गैमीट जो F1 बनेगा इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इनके गैमीट कितने बन सकते हैं अभी आसानी से बताया जाता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट इज नथिंग बट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। You got my point? तो मैं इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ता हूं। तो कल मैंने आपको बोला था कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो तक पहुंच सकते हो। आज बहुत सारे कैलकुलेशन है, अगर ठीक कर ले गए तो राजा बाबू और नहीं ठीक कर ले गए तो प्रिंस पांडे, क्योंकि सुबह भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे है ना। बुरा मत मानना, एक बार में कैलकुलेशन समझ में नहीं आते, वो 2 घंटे कैलकुलेशन सीख के आया फिर आ गया, कहता सर एक बार और पढ़े। आइए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ नॉन हाइब्रिड क्रॉस। पहला क्या था? 3:1 इंटू 3:1, याद आया? और मैंने क्या बोला था? 9:3:3:1। हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है F2 ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? 9:3:3:1, जिसमें 9 इज पता नहीं पेरेंट, 1 इज इट इज रिकॉम्बिनेंट। तो अगर तुम मुझे पेरेंटल बता दो तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं चला हूं राउंड और येलो तो 9 इज राउंड एंड येलो, और क्रॉस किया है रिंकल्ड और ग्रीन। फिर से बोलो 1 इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। अगर मैं इनका रिकॉम्बिनेंट बनाऊं, राउंड के साथ येलो आना पेरेंटल है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन आना पेरेंटल है, लेकिन राउंड के साथ ग्रीन आ जाए पक्का? और बताओ रिंकल्ड के साथ येलो आना, तो भले ये लिखा है लेकिन हमें मालूम है इसमें क्या है। ये वाला पेरेंटल, ये वाला पेरेंटल, ये वाला रिकॉम्बिनेंट, ये वाला रिकॉम्बिनेंट। और कल चलते चलते मैंने आपको छोटी सी कैलकुलेशन सिखाई थी, वो आप सीख ले गए थे। और मुझे अच्छा है, याद है कि आपने कुछ भी कोई दिक्कत नहीं की थी। बताओ पुनेट स्क्वायर याद है? क्या आप उस पुनेट स्क्वायर को वापस बना पाओगे? 4 गैमीट याद हैं?
चारों गैमेट आप बना पाएंगे? चारों गैमेट मेरे लिए बनाइए और मुझे बताइए कि मैंने क्या बनाया था। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। पक्का? अब यहाँ बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और मैं 16 बार ये बार बार करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, जरूरी है बहुत। बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? पहला वाला चला गया। अब इसके साथ करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, आगे बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? आपने 50% कंप्लीट कर लिया, दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं आएगी। बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम किस चक्कर में फंस गए, और मैं इस चक्कर को एक एक कैलकुलेट करना चालू करूं, और उस पूरे चक्कर को मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करता हूं। क्या आपको यहां पर 9:3:3:1 में कोई डाउट है? आपको डाउट नहीं है? किसमें डाउट नहीं है? फिनोटाइप। इट इज वन पैरेंटल, इट इज अनदर पैरेंटल, बीट आर रिक्वायरमेंट। क्या ये राउंड येलो हो? क्या ये रिंकल्ड ग्रीन हो? क्या ये राउंड और ग्रीन होगा? क्या ये रिंकल्ड और येलो होगा? यस और नो? यस सर। अब कहते हैं कि अगर तुमने फिनोटिपिक रेशियो 3:1 को निकाला था, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? हमने कहा बहुत आसान है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 इंटू 1:2:1। बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद है? क्या था जीनोटिपिक? 1:2:1। अब बताओ मुझे डाई हाइब्रिड चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं? जैसे मुझे फिनोटाइपिक रेशियो चाहिए था, तो 3:1 का 3:1 में मल्टीप्लाई कर दिया था। याद करो, तुम भूल गए। 3:1 इंटू 3:1 अभी करके दिखाया था। 3 3 जा 3 1 जा, ओके 1 3 जा 3 1 1 जा 9:3:3:1। कोई डाउट? आप कहते हैं सर अगर जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। चलो 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ 1:2:1 तीनों के साथ हो गया। अब जरा डबल करो 2:4:2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 1:2:1। अब देखो पहले तो इसे बोलना सीखो आंख बंद करके बिना देखे। पहले क्या करना है 1:2:1। अब डबल करो 2:4:2। अब फिर से आप करो 1:2:1। अच्छा अब फिर से करना है, जरूर तुम्हें टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। 1:2:1 पक्का? अच्छा बताओ 1:2:1। अब बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 9 बार। तो फिनोटाइप कितने आए? 4। एक फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप, 3 और 4। जीनोटाइप आएंगे 9। देखो कैसे आएंगे, बोलो भाई, मजा नहीं आ रहा। 1:2:1 हो गया। 2:4:2:1:2:1 बोल पाओगे? बिना देखे? बिना देखे बोल पाओगे? चाहे कुछ भी सामने लिखा हो, बिना देखे बोलो। 1:2:1:2:4:2:1:2:1।
अब मैं इनसे परिचय कराता हूं। ये जो वन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, दिस। और ये जो वन है ये है होमोजाइगस रेसेसिव, दिस। आइए लिखिए मेरे साथ, इस वन में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस आर में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई पूरे 16 लोगों में एक ही जगह मिलेगी, और स्मॉल वाई पूरे 16 लोगों में एक ही जगह मिलेगी, दैट इज दिस वन। और ये जो 4 है ये प्योर हेट्रोजाइगस है। अभी मैं दिखाता हूं इनकी शक्लें आपको, देखिए शक्लें। ये 4 लोग को देखिए, बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 4 लोग कैसे मिलेंगे आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और मुझे अभी आंख बंद करके सारी चीजें चाहिए होंगी। इट इज प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, बोलो। इट इज प्योर होमोजाइगस रेसेसिव, इट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। 9 में 3 पोजीशन पता कर लिया, यू गॉट इट? कुछ लोग यहां पर चक्कर खींचते हैं, मैं इससे हटा दूंगा, अभी दिखा रहा हूं लेकिन इस चक्कर से भी तुम्हें दूर कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। अब देखिए सर ये क्या है? ये वो जगह है जहां पहला पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट। नहीं सुना मैंने, फिर से बोलो, पहले बोलो। पहला पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट। यानी दिस इज द प्लेस वेयर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। और ठीक उसका उल्टा ये है, पहला पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। आइए निकालते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहां है? ढूंढे भाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ऊपर से देखें, ये है पहला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद चलो ढूंढते हैं, दिस वन मिला, बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। 2 ही लोग ऐसे मिलेंगे। और मैं कह रहा हूं ये पोजीशन भूल जाओ, इनकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिखाना क्या चाहता हूं उस पे आओ। पहला पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, श्वेता 2 थप्पड़ पड़ेंगे। पहला पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेयर, पहले अपने आप को मैसेज दो, दोनों ही डोमिनेंट है, बोलो फिर से बोलो। लेकिन एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस, पहला पेयर, दूसरा, यहां पर भी दोनों ही डोमिनेंट है, पहला पेयर, दूसरा हेट्रोजाइगस। नहीं आया? अच्छा, फिर सर ये क्या है? इसमें पहला पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेयर होमोजाइगस रेसेसिव। तो सर ये क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, पहला पेयर होमोजाइगस रेसेसिव, दूसरा पेयर होमोजाइगस डोमिनेंट। तुम ढूंढ लो, मैं मुझे पता चल जाएगा। देखो सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, ये रहा। तो एक ये और एक ये, ओके। हाँ, मैं ये सिखाने ही नहीं आया हूं, तुम इस चक्कर में मत फंसो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये मार देगा। ये नहीं मारेगा। बताओ, यहां दोनों ही डोमिनेंट है, यहां दोनों ही डोमिनेंट है, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस। और जिसमें पहला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो इसमें पहला होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा हेट्रोजाइगस। अच्छा, यहां पहला होमोजाइगस रेसेसिव डोमिनेंट, दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव। और यहां पर पहला होमोजाइगस रेसेसिव, दूसरा हेट्रोजाइगस।
होमोजाइगस डोमिनेंट। अब क्या आया, ये दो क्या है और ये दो क्या है, ये दो हैं। इसमें सर पहला पेयर याद रखना होमोजाइगस रिसेसिव और दूसरा पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और अगर ये दो तुम बता दो तो मजा ही आ जाए। पहला पेयर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेयर होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये तो आपको आने नहीं, आ भी गए तो तुम कभी ना कभी भूल जाओगे, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करता हूं। चलो पहले ये बोलना सीखो, बोलो 1:2:4:2:1:2:1:2. ये तीन और ये तीन, टोटल कितने जीनोटाइप? 9। और 9 जीनोटाइप को जो आंख बंद करके बता गया वो तो काम कर गया। दोनों तरफ, एक तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट और एक जगह होमोजाइगस। बताओ यहां कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैलकुलेशन बुरे लग रहे। सो दिस वाज द क्रॉस। अब बताओ मेरे सारे टेस्ट क्रॉस के जो कोई भी रेशियो बताता जाएगा वो मैं मानता जाऊंगा। बताओ इसका रेशियो, इसका रेशियो 1:1, इसका रेशियो 1:1, इसका रेशियो 1:1:1:1। नहीं आया क्या? इसका रेशियो हमें मालूम था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है? 1:1:1:1। कैसे तुम्हें मालूम 1 है यहाँ? क्योंकि टाइप ऑफ गैमीट 2 to the power n, 2 to the power 0, इट इज 1। एक ही प्रकार का गैमीट आएगा, क्या आएगा? 1। यहाँ पर कितने प्रकार के गैमीट? 1। 2 आएगा, 2 को 1:1। यहाँ पर भी 1:1। 2 to the power 2, 4। बोलो 1:1:1:1। अभी भी नहीं आया, अभी आया। और देखो जो अच्छा बच्चा है उसका नाम मैं पहले ले लूंगा। जो लोग ऐसे पढ़ेंगे वो बेवकूफ है, और जो लोग भी ऐसे पढ़ेंगे वही होशियार है। बता पाओगे? बताओ इसमें क्या होगा? A' B', ये भी आना चाहिए। बोलो ये क्या होगा? A' स्मॉल b स्मॉल, ये वाला स्मॉल a B डैश, याद आएगा? ये स्मॉल a स्मॉल b। इसके कितने पॉसिबल आउटसाइड? इसके 2 कॉम्बिनेशन, टोटल 3, और इसके 2 और इसके 1। क्या ये निकाल पाओगे? इसके 4 पॉसिबल, इसके 2, इसके 2 पॉसिबल, इसके 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तो बताओ कितने जीनोटाइप? 9, जिसको पढ़ते हैं 1:2:1:2:4:2:1:2:1। और जिस दिन भी ये तुम्हें आ गया तो एक जीन दूसरी जीन पर क्या इफेक्ट डालेगी वो भी आ जाएगा। एंड दीज आर नोन एज इंटरजीनिक इंटरेक्शंस। बोलो इंट्राजीनिक की इंटरजीनिक। फिर से बोलो। पिछली साल मैंने पढ़ाए थे, जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन इनमें से एक रेशियो बार बार पूछा जाता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ध्यान से सुन लो। एक ही रेशियो पिछले 5-6 साल में 3 बार पूछा गया। कौन सा रेशियो? उसमें कहते हैं कि एक जीन दूसरे जीन का कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करती है। ध्यान से सुनो। जो जीन एक काम कर रही है उस काम को अगर दूसरी जीन भी मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट कर देती है। अगर दोनों जीन प्रेजेंट हो तो कैरेक्टर अलग आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक रेशियो हो तो कैरेक्टर अलग आएगा। बताइए ऐसी कितनी सिचुएशन जिसमें दोनों में से कोई एक डोमिनेंट है? 9। तो 9 बार कैरेक्टर एक साथ आएगा और बाकी सब जगह पर कैरेक्टर एक अलग आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंडीशन अलग है, क्योंकि दोनों जीन डोमिनेंट नहीं है, और इसीलिए रेशियो आता है 9:7। इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। मुझे पूरा श्योर है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया।
मुझे मालूम है, पहली बार में तुम सुनते थोड़े ना, पहली बार में तो तुम्हें लगता है बोलने तो क्या बोल रहे, पर सबको मालूम है कि कभी ना कभी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पूछा गया। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में एक जीन दूसरे जीन के काम को कॉम्प्लीमेंट करेगी। व्हाट इट मीन्स, मान लीजिए ए जीन से एक कैरेक्टर आ रहा, ए जीन से एक कैरेक्टर आ रहा, तो बी जीन उस कैरेक्टर को इनहांस कर देगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, अच्छा कर देगा, बस। ये है कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर। तो ऐसी कितनी सिचुएशन है जहां पर इनहांस कैरेक्टर आएगा, जहां पर ए भी डोमिनेंट हो, बी भी डोमिनेंट हो, क्योंकि ए कैरेक्टर देगा, बी उसे इनहांस कर देगा। बोलो, ए डैश बी डैश, ए होना कैरेक्टर होना है, बी डैश उसका कॉम्प्लीमेंट होना है। 9 जगह ऐसी आएंगी, क्योंकि 9 ऐसी जगह हैं जहां पर ए डैश बी डैश। 3 ऐसी जगह हैं जहां पर ए ही नहीं है, स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें दूसरी जीन बेटा डोमिनेंट है, पहली रिसेसिव, तो यहां कैरेक्टर नहीं आएगा। और यहां पर 3 ऐसी जीन है जहां पर इनहांस कैरेक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहला डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। जब तक दूसरी जीन नहीं होगी कैरेक्टर इनहांस होके आएगा ही नहीं। और एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों रिसेसिव हैं, तो बताओ ये वाला कैरेक्टर अलग, ये वाला कैरेक्टर अलग, ये वाला कैरेक्टर अलग, लेकिन ये सारे कैरेक्टर एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक जीन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि दोनों में से कोई एक रिसेसिव है और यहां पर दोनों रिसेसिव। तो एक कैरेक्टर आने के लिए जब दोनों जीन डोमिनेंट हो जाए तो अलग कैरेक्टर आएगा। बताओ ऐसी कितनी सिचुएशन है जिसमें दोनों डोमिनेंट है? 9। और ऐसी कितनी जीन है जिनमें एक कम से कम एक रेशियो है? 7। इसलिए रेशियो क्या आएगा? 9:7। दिस रेशियो इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। चलो, हो सकता है कि तुम मेरा ये क्वेश्चन सही कर दो। 1 जीन इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेकेंड जीन। सुनो, ये जो लोग कर देंगे मैं मान जाऊंगा आगे। तो जो काम ए कर रही है वही काम बी कर रही है। अगर ए अकेले हो तब भी काम हो जाएगा, बी अकेले हो तब भी काम हो जाए, और दोनों अगर हो तब भी काम हो जाएगा। तो बताओ कितनी ऐसी सिचुएशन है जहां पर दोनों है? 9। कितनी ऐसी सिचुएशन जिसमें पहली है? 3। कितनी ऐसी जिसमें दूसरी है? तो बताओ, कोई एक जीन हो, एक जीन दूसरे जीन की डुप्लीकेट कॉपी है। बोलो क्या है? डुप्लीकेट, जुड़वा कॉपी है। जो काम क्या कर रही है? ए, वही काम क्या कर रही है? बी। तो अगर ए अकेले हो तो काम हो जाएगा, बी अकेले हो तब भी काम हो जाएगा, और दोनों हो तब भी काम हो जाएगा। तो 9 जगहों पर तो हो ही जाएगा, 3 जगह पर भी क्यों हो जाएगा? और 3 जगह पर भी हो जाएगा। बताओ कितनी जगह नहीं होगा? 1। तो 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 15:1 इज द डुप्लीकेट रेशियो। बोलो क्या? डुप्लीकेट। कोई पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो 9:7, डुप्लीकेट 15:1। ऐसे बहुत इंटरेक्शंस हैं, और मैं क्यों बच रहा हूं? इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इसलिए जो लोग ये याद रखेंगे वो क्वेश्चन निकाल लेंगे। मैं निकलवाना सिखाऊंगा। बोलो क्या? 9:3:1। कल को कोई पूछे सप्लीमेंट्री रेशियो, व्हाट इज सप्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में अंतर क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक हो और दूसरी भी होनी ही चाहिए। सप्लीमेंट में मैं हूं तो मैं काम कर दूंगा, तुम हो तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, नहीं हो तो भी हो जाएगा। और तब रेशियो आता है सप्लीमेंट्री रेशियो, और वो सब मैं सिखाऊंगा। इसलिए चैप्टर को अंत होने दो, तुम्हें खुद आएगा। इसलिए जो लोग ये याद रखेंगे, बोलो क्या? 9:3:1। 9 कितनी जगह है जिसमें ए डैश बी डैश है? पहली 3 ए डैश स्मॉल बी, दूसरी 3 स्मॉल ए बी के बाद डैश, और एक स्मॉल ए बी। अभी भी नहीं आया? टाइम बताओ।
1 बज गया, 12 बजा होगा, ये 12 मिनट बाकी है। ज्यादा खींच लिया टॉपिक भाई। चलो, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा था कि 1 बज गया होगा। क्या मैं लेट आया था आज? याद रखना, आपकी बुक में यहाँ बेसिस की जगह थ्योरी लिखा है, आप अपनी बुक के हिसाब से जाओ। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यस, चलो मेंडल से वापस चलते हैं, मेंडल से मुलाकात दोबारा करते हैं। मेंडल याद है? मेंडल ने कब से कब तक काम किया? 1856 से 1863। कितने साल? एक बंदा 7 साल तक काम करता रहा। 7 साल काम करने के बाद 2 साल किताबें लिखी उसने। 1865 पर आकर उसने अपना काम पब्लिसाइज्ड किया, यानी बुक लिखी। And this book was for laws of inheritance. मेंडल की किताबों का नाम था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और 1865 से लेकर 1900 तक चुपचाप ये काम पड़ा रहा। मेंडल सफल जरूर हुए होंगे, मैं नहीं जानता हुए थे कि नहीं हुए थे, लोग कहते हैं हुए थे, लेकिन उनकी किताबें असफल थी। किताबें कोई पढ़ता ही नहीं था। एनसीईआरटी उसमें 4 वजह बताती है, और चारों वजह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली वजह, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी दैट टाइम। आज तो तुम कोई छोटा सा काम करो और इंस्टाग्राम और बेटा व्हाट्सएप में डाल दो, हैं? वो तो वायरल हो ही जाना है। तुम्हारा लालची मन कहता है कि लाओ इस जोमेटो वाले का खाना फ्री ले लें, तुमने अपने नाक में घूसा मारा और बोला और वायरल हो गया। एक छोटी सी बात वायरल हो रही है, हम है, ये हमारी कार है, यहाँ कम से कम 7 दिन तो हमें लगा कि ये हो क्या रहा है। So today the communication is much easy. आज कम्युनिकेशन इतना इजी है कि किसी को भी तुम अपनी बात पहुंचा सकते हो आसानी से, और वो बात वाहियात भी हो सकती है। इतनी वाहियात की ये हम हैं, ये हमारी क्लास है और यहाँ पार्टी हो रही है, और लोगों में नशा छा गया, और लड़के बच्चे सब मिलकर के यही बात कर रहे हैं। जो जहां चल रहा है ये हम है, ये है। मजेदार, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मेंडल ये नहीं कह सकते कि ये हम है, ये हमारी किताब है, यहां लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है। मेंडल बेचारे को कोई सुन ही नहीं रहा। कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। धोखे से कोई एक आधा पेपर कहीं से निकलता भी होगा, दैनिक जागरण नहीं बेटा, तो वो भी कोई नहीं। इनकी किताब लाइब्रेरी में पड़ी रही और किसी ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। पहला बात, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। और दूसरा बात, मेंडल जो थे, इन्होंने कॉन्टेम्परेरी लोगों को गलत साबित किया। मैं तुम्हें कोई चीज पढ़ाऊं और तुम में से कोई खड़ा होकर के बोले सर आप गलत बोल रहे हो, तो पहले तो मेरे ईगो को चोट पहुंचेगी। अच्छा, हम टीचर और तुम स्टूडेंट, तो हमको समझाओगे कि हम गलत पढ़ा रहे। तो मेंडल ने उस समय के वैज्ञानिकों को कहा कि तुम गलत कह रहे हो, और उस समय के वैज्ञानिक कहते थे कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है। याद आया? और मेंडल पहले बंदे थे जिन्होंने अपोज करके कहा कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, और इन्होंने अपोज किया, और अपोज करते ही लोग इन पे हंसे, बोले अच्छा नया अनोखा आदमी आया है, और वो बोल रहा कि ब्लेंडिंग नहीं होती। आज तक हम लोग जेनेटिक्स जानते हैं, फिर भी गांव में चलो जाओ, आज भी लोग क्या मानते हैं? ब्लेंडिंग। तुम्हारे पर नाक है दादा जैसी, उंगलियां हैं दादी जैसी, आंखें हैं पापा जैसी, कलर है पापा जैसा। पापा काले, तुम भी काले।
तो बोलते हैं कलर बेटा मिक्स हो रहा है या फिर करेक्टर मिक्स हो रहा है, चुप रहो। और मेंडल पहला बंदा था जिसने कहा कि भैया अपोज करें। और तीसरा बात, मेंडल एक मैथमेटिशियन है, और मैथमेटिशियन आदमी जब बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करेगा तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। बोले अच्छा, अब तुम्हारा कोई बीटेक वाला दोस्त तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाए और बोले तुम जेनेटिक्स गलत पढ़ रहे हो तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में मैथमेटिकल आदमी अगर कुछ गलत बात बोले तो आप कहोगे अरे चलो यार अब तुम बायोलॉजी सिखाओगे। याद रखना अपनी जिंदगी में भी तुम लोग, मैं कई बार ये सिखा चुका हूं, जब भी आप कोई अच्छा काम करने चलोगे सबसे पहले लोग आपका परिहास करते हैं। हिंदी में परिहास का मतलब है आप पे हंसते हैं। अब जिस दिन मैंने कहा या तुमने कहा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अगल बगल के पड़ोसी कह रहे हैं शक्ल देखिए मतलब इनके जैसे लोग भी डॉक्टर बन गए तो हो गई डॉक्टरी। हमारे मामा जी हमसे कहते थे अगर सब गधे घोड़े बन गए तो गधों को कौन पूछेगा। तो 4 महीने तो हमें ये लगा कि गधे किसको बोल रहे, फिर बाद में चला कि हम ही वो गधे बोले हर गधा घोड़ा नहीं बन सकता। तो हमने कहा किसी गधे को घोड़ा बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो म्यूल बन जाएगा तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे आप पे परिहास करेंगे और फिर होगा विरोध। जब आप फिर भी लगे रहेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे कि आप किसी तरीके से ना कर पाओ। और फिर भी आप अगर लगे रहे तो आपको लोग स्वीकार कर लेंगे, स्वीकृति। और फिर कहेंगे हमें तो मालूम था सुनील कुछ ना कुछ एक दिन जरूर करेगा वही मामा जो हमसे कहते थे कि नहीं यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, उन्होंने कहा यार हमें तो पक्का मालूम था लड़का कुछ ना कुछ करेगा। सरताज मुझे तुम्हारे पर अभी भी विश्वास है तुम कुछ ना कुछ करोगे। क्या करोगे आई डोंट नो। तो पहला तो स्टेप परिहास है। तो जब लोग तुम पे हंसे तो डरना नहीं, उन्हें बोलना अभी पहला स्टेप है। जब आपसे लोग गुस्सा आ जाए अपने आप, पता नहीं क्यों तुम कहीं से निकल रहे हो, लोग तुम्हारे बगल में चुगली कर रहे हो, गुस्साए पड़े तुम करो क्यों, पता नहीं इस समय क्या चल रहा है, विरोध। और यही लोग एक दिन कहेंगे यार गजब, मान गए यार तुम्हारा तो सिलेक्शन केजीएमसी में हो गया। वाह। याद रखना स्वीकृति होते होते मेंडल को कितने साल लग गए, 1865 से 19। तो मेंडल को बोलते हैं कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस था, मैथमेटिशियन था। और चौथी बात जो मेंडल को फेवर नहीं करती थी, मेंडल हमेशा चिल्लाते थे फैक्टर, और लोग बोलते थे फैक्टर का फिजिकल प्रूफ दो। मेंडल कहते थे बस वही नहीं मालूम। बोले अच्छा जो तुमको नहीं मालूम वही तो हमें पूछना है। तो देयर वाज नो फिजिकल प्रूफ फॉर द फैक्टर एट दैट टाइम। और जब फैक्टर का प्रूफ नहीं दे पाए तो मेंडल की बात को किसी ने सुना ही नहीं। और सन 1900 में 3 साइंटिस्ट सोच रहे कि वो एकदम अनोखा काम कर रहे हैं, अनोखा एकदम अनोखा। एक इनमें से है ह्यूगो डी व्रीज और एक है कार्ल कॉरेंस और एक है शर्मा जी। नहीं शर्मा नहीं है, सट्टन आइटम होगा जो तुम पढ़ रहे हो किताब अभी तुम्हें पढ़ने लायक नहीं, उधर देखो पहले। सट्टन ये तुम्हारे गांव के पुत्तन नहीं है मैं सुट्टन पुट्टन आ जाओ। देखो तो कौन कौन, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस, वॉन शर्मा। और ये तीनों इंडिपेंडेंटली, कोई किसी से मिला नहीं, और तीनों अलग अलग एक ही तरीके की खोज में जुटे हुए, और तीनों ने डिस्कवरी की। इन्होंने कहा हमने एकदम नई चीज खोजी है। ह्यूगो डी व्रीज खुश होकर बोले देखो हमने नई चीज खोजी, ब्लेंडिंग नहीं होती। कार्ल कॉरेंस ने कहा हमने भी खोजी, इन्होंने कहा हमने भी खोजी। पगला गए हो क्या, जो तुमने खोजा 1865 में खोज के चला गया था कौन, मेंडल। तो तुम्हारा खोज नहीं है, रीखोज है। व्हाट इज रीखोज, रीडिस्कवरी। तो मेंडल का काम रीडिस्कवरी किया गया कब, सन 1900। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर जो बात 1865 में इतनी इजी मानी नहीं गई वो 1900 में क्यों मान ली गई। उसका कारण है, ध्यान से सुनो, उसका कारण है क्रोमोसोम की डिस्कवरी।
1900 तक आते आते क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो चुकी है और 1902 तक आते आते क्रोमोसोमल मूवमेंट बताए जा चुके हैं। क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग मियोसिस। और इन क्रोमोसोमल मूवमेंट में सिमिलरिटीज दिखाई पड़ी दो लोगों को, एक पुत्तन को और एक बावेरी को। एक कौन? सट्टन और बावेरी। ये है सुट्टन। वो जल्दबाजी में जल्दी पड़ गया, हम जब ये बोल रहे थे तो वो बोल गया। तो सट्टन एंड बावेरी ने देखा क्या देखा कि जो मेंडल कह गए थे वो बातें क्रोमोसोम में लागू हो रही। सुनो, सट्टन एंड बावेरी देख रहे हैं, देखो ध्यान से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं। क्रोमोसोम दे आर इन पेयर्ड कंडीशन। तो तुरंत सट्टन एंड बावेरी को लगा यार यही तो मेंडल कह के गए, फैक्टर आर इन पेयर। देखना कितनी सिमिलरिटीज है। सट्टन एंड बावेरी को लग रहा है कि क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं और मेंडल कह के गए हैं कि बेटा बताओ फैक्टर किस में रहते हैं? पेयर में। अब सट्टन एंड बावेरी को लग रहा हो ना हो यार फैक्टर और क्रोमोसोम का कोई कनेक्शन हो। बोले और देखो, बोलते हैं क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। और मेंडल का तो एक लॉ ही इसी पे था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उन्होंने बोला फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब दोनों बातें मैच नहीं कर रही। एक जगह बोला गया मियोसिस में सेपरेशन और ये बोल रहे गैमीट बनाने में सेग्रीगेशन। बाद में पता चला कि गैमीट बनाने में क्या होती है? मियोसिस। फिर तीसरी बात पता चली कि क्रोमोसोम रीयूनाइट होते हैं, रीयूनाइट होते हैं इन जाइगोट। और यही बात फैक्टर के लिए भी सही थी, फैक्टर भी रीयूनाइट होते हैं इन जाइगोट। तो सट्टन एंड बावेरी को लग गया कि जो बात फैक्टर के लिए सही है वही बात क्रोमोसोम के लिए सही है। तो सट्टन एंड बावेरी ने कहा कि हो ना हो, याद रखना, हो ना हो, फैक्टर इज प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। बहुत ध्यान रख करके उन्होंने बोला। वो फैक्टर और क्रोमोसोम को एक ही बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि फैक्टर ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही फैक्टर है। उन्होंने बोला फैक्टर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। और इस तरीके से सट्टन एंड बावेरी ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का नाम था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर से बोलो। तो मेंडल की बेसिस क्रोमोसोम थे कि फैक्टर? फैक्टर। और उन्होंने फैक्टर को कहां पाया? क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना। तो 1900 तक आते आते जो बात 1865 में नहीं मानी गई वो 1900 तक आते आते क्यों मान ली गई? क्योंकि उस समय तक क्या डिस्कवर हो गए? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के मूवमेंट भी डिस्कवर हो गए ड्यूरिंग मियोसिस। और इस बात को किसने कलेक्ट किया? ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉइन, वॉन सरमार्क ने? नहीं, इसमें सट्टन एंड बावेरी ने। और एक हाइपोथेसिस थी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है कि जैसे जैसे फैक्टर बिहेव करता है वैसे वैसे कौन बिहेव करता है? क्रोमोसोम। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये 3 पॉइंट और एक नोटिस बता सकते हो? बताओ, तीनों पॉइंट बता पाओगे? बताओ। फैक्टर रिमेन इन, क्रोमोसोम इन, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ड्यूरिंग मियोसिस, फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और गैमीट बनाने के लिए क्या होती है? मियोसिस। क्रोमोसोम रीयूनाइट होंगे
कहाँ पर? जायगोट में। फैक्टर भी रीयूनाइट होंगे कहाँ पर? जायगोट। इन तीन बातों की वजह से सटन एंड बॉवेरी ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? क्या बोले? फैक्टर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। तो उन्होंने बोला फैक्टर दे आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। पर बता दूं मैं कि वो भी फेल हो गए ये प्रूव करने में कि क्रोमोसोम में फैक्टर होता है। बोला जरूर सटन एंड बॉवेरी ने बोला जरूर कि फैक्टर क्रोमोसोम में रहते हैं, लेकिन वो भी प्रूव नहीं कर पाए कि फैक्टर क्रोमोसोम में रहते हैं। तो याद रखना, इस क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया कि वाकई फैक्टर क्रोमोसोम में रहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया टीएच मॉर्गन ने। बोलो किसने? टीएच। तो इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। अच्छा, मैं यहां तक पढ़ाते जरूर आया हूं, लेकिन मैं पूछूंगा टीएच मॉर्गन ने क्या किया, तो आधे लोग कंफ्यूज होंगे क्या किया। बताओ। ये बात प्रूफ की कि फैक्टर कहां रहते हैं? क्रोमोसोम। ये बात बोली किसने थी? लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? टीएच मॉर्गन ने इसे प्रूफ किया कि वाकई फैक्टर कहां रहते हैं? क्रोमोसोम। कैसे प्रूफ किया? सुनो, टीएच मॉर्गन ने एक एनिमल को रियर किया, पाला। इसका नाम था ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला का एक्चुअली लोकल नेम होता है फ्रूट फ्लाई। और ड्रोसोफिला में उन्होंने देखा कि देयर इज वन क्रोमोसोम नोन एज एक्स क्रोमोसोम। और इन्होंने देखा कि एक्स क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला में अगर किसी के पास एक्स और एक्स हो, इट इज फीमेल। और अगर ड्रोसोफिला में किसी के पास एक्स और वाई हो, इट इज मेल। तो ये कोई बात ना हो गई। इससे क्या प्रूफ होता है? देखिए, इससे भी एक बात प्रूफ होती है। क्या प्रूफ होती है? कि मेल होना और फीमेल होना भी तो एक कैरेक्टर है, नहीं है? हाँ है। और अगर कैरेक्टर है तो किससे कंट्रोल होगा? फैक्टर से। बोलो। और फैक्टर बेटा किस पे डिसाइड होगा? एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड कर रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो एक्स क्रोमोसोम एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है? फैक्टर की नहीं आया। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर हो सकते हैं। लोगों ने कहा ये भी नहीं ठीक है। फिर उन्होंने एक और बात देखी, टीएच मॉर्गन ने एक और बात देखी कि एक्स क्रोमोसोम जहां जाता है वहां पर बॉडी कलर का कैरेक्टर साथ चलता है और आई कलर का कैरेक्टर साथ चलता है। यानी ड्रोसोफिला की आंखों का कलर क्या होगा, ये डिसाइड होता है बेटा, इट इज डिसाइड बाय दिस एक्स क्रोमोसोम। तो उन्होंने कहा एक्स क्रोमोसोम सेक्स तो डिटरमाइन करता ही है, साथ में एक्स क्रोमोसोम बॉडी कलर भी डिसाइड करता है और आई कलर भी डिसाइड करता है। किसका? ड्रोसोफिला। इसका मतलब कलर को डिसाइड करना, आई कलर को डिसाइड करना एक क्या है? कैरेक्टर। बोलो क्या है? और कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं? फैक्टर। तो अब उन्होंने कहा एक्स क्रोमोसोम दो फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। एक वो फैक्टर जो क्या कंट्रोल करेगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। और दूसरा कौन? आई कलर, बॉडी कलर। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम में एक फैक्टर है कि मैनी। इससे अपने आप प्रूफ होता है कि क्रोमोसोम ही फैक्टर नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? फैक्टर है। नहीं आया? और इस तरीके से टीएच मॉर्गन ने, किसने? टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव दे कर दिया। बताओ दी किसने थी? सटन एंड बॉवेरी। बोलते हैं
सटन एंड बावेरी की इस थ्योरी को टीएच मॉर्गन ने प्रूव किया, और टीएच मॉर्गन ने बेटा फ्रूट फ्लाई ही क्यों पाला, वाई फ्रूट फ्लाई, उसके 5 पॉइंट बताते हैं। क्योंकि वो हाथी पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन हाथी को पालना आसान था कि नहीं था? नहीं था। तो फ्रूट फ्लाई को पालना आसान क्यों था? 5 बातें हैं, एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली बात, यस, ये पहली बात था, इसे नॉर्मल सिंथेटिक मीडियम में पाला जा सकता था। किसी भी सिंथेटिक मीडियम में इसे पाला जा सकता था, लाइक शुगर सोल्यूशन और एटसेट्रा। शुगर के ऊपर ये खा पी सकती थी। नॉर्मल सिंथेटिक मीडियम में इन्हें पाला जा सकता था और लैब में पाला जा सकता था। और एक्सपेरिमेंट आप कहाँ करते हो? जंगल में। तो ऐसा जानवर पालोगे जिसे लैब में पाला जा सके। बोले हम तो हाथी भी लैब में पाल सकते हैं, चूहा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूहे पे किया कि फ्रूट फ्लाई, फ्रूट। दूसरा, याद रखना, इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी। शॉर्ट लाइफ साइकिल केवल 2 वीक की थी, और वो 2 वीक में बच्चे पैदा कर देते थे, जिससे प्रोजनी मिल जाती थी। सर प्रोजनी क्यों जरूरी है? क्योंकि हर आने वाले बंदे ने मेंडल को फॉलो किया। मेंडल कहते थे पहले पता लगाओ पेरेंट, फिर क्रॉस ब्रीड करो, क्या लाओ? F1, फिर सेल्फिंग करो, फिर क्या लाओ? F2। तो पहले पेरेंट को क्रॉस करके बच्चे पैदा करा, और बच्चे पैदा करने में लग गए 25 साल। तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अरे हाँ, अब तुमने ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट चालू किया। बोले आज ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। आपने चालू कर दिया। आपने एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। बोले मन कर रहा है कि यार आज पता लगाएं, गोरे रंग का आदमी काले रंग के आदमी के साथ शादी करेगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुमने एक आदमी को कन्विंस किया कि आप तुम्हारी शादी उस काले आदमी के साथ शादी करते हैं। बोले तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे क्या? तो ह्यूमन में पॉसिबल। और दूसरा, शादी किया तुमने, बच्चे पैदा हुए, और उनको बच्चा पैदा करने में लगेगा 25 से 30 साल, क्योंकि वो बड़े होंगे, शादी होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट चालू किया और 30 साल लग गए। तुमने चालू किया, तुम जवान थे, हो गए, बुढ़ा गए, क्या मिली? F1। और उसके बाद क्या जाना है? F2। सेल्फिंग कैसे कराओगे? पॉसिबल नहीं। तो याद रखना, उन्होंने कहा कि भैया हमें लाइफ साइकिल शॉर्ट चाहिए, 2 वीक की लाइफ साइकिल चाहिए। तीसरी, सिंगल मेटिंग में मैनी, बेटा सिंगल मेटिंग में मैनी प्रोजनी पैदा होते थे। मैनी प्रोजनी। अब ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करो, एक बार में एक बेबी पैदा हुआ, पता नहीं चल पा रहा क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 4 लोग पैदा हो तब तो आएगा रेशियो 3:1। अब पता चला यही वाला पैदा हो गया तो ये पता ही नहीं चल पा रहा। यू गॉट माई पॉइंट? अरे यार 3:1 में 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/4। तो ये भी तो हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी आई हो वो कौन सी हो? 1/4। तो अब पता लगा एक ही बेबी हुआ, वो भी आ गया रेसेसिव। अब समझी नहीं आ रहा है। तो बताओ हमें प्रोजनी एक चाहिए कि मैनी? मैनी। एंड देयर आर मैनी वेरिएशंस। बहुत सारे वेरिएशंस थे इन प्रोजनी। प्रोजनी में बहुत सारे वेरिएशन थे। चौथा, इनका मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश करना आसान था। इनमें मेल और फीमेल को अलग अलग पहचानना आसान था। तो याद रखना, मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ही क्यों ली, इसके 5 कारण आपकी बुक में दिए गए हैं। अच्छा रहेगा कि आप 5 के 5 कारण कहाँ पर देखें? एनसीईआर। तो बताओ किसने थ्योरी दी? किसने रीडिस्कवर किया? टीएच मॉर्गन ने रीडिस्कवर किया। इसे हटा दें? चलो भाई, अब बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया आज क्रोमोसोमल थ्योरी में। बताओ 1856 से 1863 कितने साल? 7 साल। एक ही एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पाया कि क्या पाया? कि बेटा 1865 में उन्होंने कौन से लॉज बनाए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। टाइम बताओ क्या है? 1:13, 1:20। 20 मिनट लगेंगे इसे रिवाइज करके पढ़ाने में। वैसे 8 क्वेश्चन है, 8 मिनट में जाएंगे। मैं 8 मिनट में नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू रिवाइज इट। सो आप इसे बंद कर दीजिए। बंद हो गया?
बिटिया जिसे आता है करो।